हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपना ग्रेविटेशन का जो फाइनल लेक्चर है क्रैश कोर्स का वो खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस लेक्चर के बाद जो है आप जाकर के प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल होंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जो कि जेईई मेन और नीट में पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस जाकर के बना लेना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करना, ठीक है ना, बिकॉज 2 क्वेश्चंस आपका ये दे के जाएगा। ये चैप्टर जो आपका है वो नीट वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन और जेईई मेन में भी मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन हो सकता है, बट हाँ 1 क्वेश्चन तो है कि पूछेगा ही पूछेगा, 2 भी हो सकता है, लेकिन नीट में तो एकदम श्योर है कि 2 क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन से रहेंगे, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करो और देखोगे ध्यान से। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक कवर कर लिया था और जो भी नीट वीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हमने करा था। आज हम लोग का जो है फाइनली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट के मोशंस के बारे में, ठीक है ना। प्लैनेट्स के अबाउट जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, उसके बारे में डिस्कशन हमारा होगा। केपलर्स लॉ के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करोगे आप लोग और सवाल जो है जाकर के बनाओगे, ठीक है। चलो देखोगे ध्यान से। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं बच्चा सैटेलाइट्स के मोशन के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है, ये बहुत बेसिक चीज है कि सैटेलाइट का मतलब ही होता है कि वैसे बॉडीज जो कि किसी प्लेनेट के अबाउट जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब सैटेलाइट 2 तरह का हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्कशन आर्टिफिशियल और नेचुरल का नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि एक सैटेलाइट है जो किसी प्लेनेट, अर्थ भी हो सकता है या कोई अदर प्लेनेट भी हो सकता है, कोई सैटेलाइट जो किसी प्लेनेट के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करना है, आपका रिवॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि बच्चा ये है हमारे पास प्लैनेट दिस, जिसका मास हम लोग मान लेते हैं m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, दैट इज द कैपिटल M, और रेडियस जो इसका है प्लैनेट का, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है बच्चा। रेडियस है आपका कैपिटल R, एकदम ध्यान से गौर से समझना बात को, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि बच्चा अगर बात करें तो यहां पे बस ये है कि प्लैनेट के सरफेस से मान लो कहीं यहां पे दिस एक सैटेलाइट को मैंने वेलोसिटी दिया कुछ इस तरह का, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, और मान के चल सकते हो कि जिसका जो हाइट जो है आपका, ठीक है ना, प्लैनेट के सरफेस से इस हाइट को आप h कंसीडर कर सकते हो, दिस स्मॉल h कैपिटल A जो भी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, वेलोसिटी दिया v ऑर्बिटल, ठीक है। मैंने कहा कि बस इसी पे डिस्कशन है, ठीक है, कि लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट के परपेंडिकुलर जो हमने वेलोसिटी दिया है, तो कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करा जाए जिससे कि ये जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करना स्टार्ट कर दे, आपका रिवॉल्व करना शुरू कर दे। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, वेलोसिटी देने के बाद अगर ये सैटेलाइट इस प्लैनेट के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे कुछ इस तरह से, दिस ध्यान देना। इस केस में ऐसे तो हमने प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे कंसीडर करा है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहां से प्लैनेट के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है इसको आप r भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। माने प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो r, स्मॉल r, जो कि ऑर्बिट का रेडियस होगा जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, डेफिनेटली जब यहां r लिखने की बात होगी तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, ये जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और प्लस जो हाइट, जिस हाइट पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस प्लैनेट के अबाउट, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि बच्चा ऑब्वियस है अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो इकलौता फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो है इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्लैनेट एक्चुअली में सैटेलाइट को क्या कर रहा है, आपका अपने तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये प्लैनेट इस सैटेलाइट पे लगा रहा है, चाहे इसका पोजीशन कहीं भी चला जाए, यहां होगा तब भी
यहां होगा तब भी। मैंने कहा कि किसी भी पोजीशन पे ये जो प्लैनेट है ये इस सैटेलाइट को अपने तरफ खींच रहा होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। जिस फोर्स से खींच रहा होगा ऑब्वियस वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लाइक कुछ इस तरह से Fg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। माने इस प्लैनेट ने सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा पा रहा है। मींस यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। इसका मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चा, लाइक F ग्रेविटेशनल, जो कि इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मान लेते हैं सैटेलाइट का मास m है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई क्या आपका r, बिकॉज ये जो सैटेलाइट आपको दिख रहा है वो r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हम लोग लाइक ऑर्बिट रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्बिट रेडियस यहाँ पे ये r है, लाइक mv स्क्वायर बाई r, v की जगह डेफिनेटली हम चाहे तो v ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, v ऑर्बिटल का स्क्वायर। अब देखना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डेफिनेटली जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक जो प्लैनेट ने सैटेलाइट पे लगाया है वो आपका होगा g ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय क्या आपका r स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों m इंटू v ऑर्बिटल का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका r। अगर बात करें तो ये से ये टर्म क्या हो गया आपका कैंसिल, ये से ये आपका टर्म हो गया कैंसिल, माने यहां से v ऑर्बिटल का स्क्वायर आ जाएगा gm अपॉन r, माने ऑर्बिटल वेलोसिटी कह लो या ऑर्बिटल स्पीड कह लो, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट gm अपॉन क्या आपका r। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माने बहुत बार ही इस रिजल्ट से जो है वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी लाइक किसी भी सैटेलाइट का अंडर रूट gm अपॉन क्या आपका r। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। ध्यान देना, अब यहां पे कुछ एक चीज सीखने वाला भी है, क्या है देखोगे ध्यान से, मिटा रहा हूं बच्चा। चल देखोगे बच्चा, मैंने कहा कि ये जो सैटेलाइट इस प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हम लोग ऑर्बिटल स्पीड भी कहते हैं, ये ऑर्बिटल स्पीड आपके पास आया है v ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट लाइक gm अपॉन क्या आपका r, जहां पे r क्या है बच्चा, तो r यहां पे है ऑर्बिट का रेडियस, जिस रेडियस वाले ऑर्बिट में वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखना यहां पे अगर बात करें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चा। सबसे पहला चीज जो यहां पे दिख रहा होगा आपको कि इस ऑर्बिटल स्पीड में लाइक इसमें देख सकते हो कहीं पे भी सैटेलाइट का मास जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो उसके खुद के मास से इंडिपेंडेंट होता है। माने ऐसा नहीं कि किसी लाइट सैटेलाइट को या किसी हैवी सैटेलाइट के लिए अगर बात करें तो ऑर्बिटल स्पीड चेंज हो जाएगा। लाइक सैटेलाइट लाइट हो या हैवी हो, अगर सेम प्लैनेट के लिए और सेम ऑर्बिट रेडियस में अगर वो घूमता है तो ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कहोगे तो सर डिपेंड किस पे करता है, हाँ डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसा कि दिख रहा होगा m कैपिटल M, लाइक मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ऑर्बिट रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि यहां से कुछ एक कंक्लूजन आएंगे। पहला कंक्लूजन तो ये कि जो ऑर्बिटल स्पीड है किसी भी सैटेलाइट का, दैट इज v ऑर्बिटल, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिट रेडियस के, ठीक है ना। जो v ऑर्बिटल होगा आपका, जो लाइक ऑर्बिटल स्पीड जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ किसके, आपका ऑर्बिट के। ध्यान रखना इसको, ठीक है। कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है कि ऑर्बिटल स्पीड और जो रेडियस है ऑर्बिट का उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताओ कैसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे ध्यान से, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। अब इसमें अगर बात कह दिया जाए आपसे कि भैया लाइक दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और ऑर्बिटल स्पीड आपका vo के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली ग्राफ जो होगा आपका एक हाइपरबोला होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान देना, कुछ इस तरह का एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। माने अगर ऑर्बिट का रेडियस हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सेम प्लैनेट के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। माने दो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अगर सेम प्लैनेट के अबाउट
सेम प्लैनेट के अबाउट अगर दो डिफरेंट ऑर्बिट्स में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उस केस में आपको ना ऑर्बिट स्पीड का जो है रेशियो पूछ देगा, ठीक है, ऑर्बिट स्पीड का रेशियो बताओ क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्बिटल स्पीड का जो भी रेशियो है वो आपसे पूछा जाता है। तो ऑर्बिटल स्पीड मैंने बता रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ किसके, आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। नेक्स्ट देखोगे ध्यान से, अब सुनना, इसमें क्या है बच्चा, अगेन आपको एक चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, अंडर रूट जी अपॉन आर सही है, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड आया है वीओ, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई, क्या हम स्मॉल आर के जगह पे लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस क्या आपका एच, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस क्या आपका एच, जहां आर क्या है रेडियस ऑफ द प्लैनेट और एच क्या है हाइट, जिस हाइट पे लाइक कहां से हाइट काउंट कर रहे हैं, सरफेस से, तो सरफेस से कितने हाइट पे रिवॉल्व कर रहे हैं वो हाइट है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। हाँ, अब इसमें क्या है, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट जो बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि अगर मैं चाहूं जो ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास आया है बच्चा, मैंने कहा कि ठीक है ये रिजल्ट तो आप यूज करोगे ही करोगे, लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि जिस हाइट पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अगर उस प्लैनेट के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, माने h मच लेस देन r, मच लेस देन r का मतलब क्या, नियर दी लाइक सरफेस ऑफ द प्लैनेट, माने प्लैनेट के सरफेस के बहुत नजदीक में अगर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा हो तो आपका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा। तो इस केस में देख सकते हो अगर h मच लेस देन r है तो डेफिनेटली h अपॉन r जो होगा वो मच लेस देन क्या होगा आपका 1। इस केस में अगर हम ऑर्बिटल स्पीड लिखना चाहें v ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लाइक gm डिवाइडेड बाई, चाहे तो डेफिनेटली यहां से हम r कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये r हो जाएगा बाहर, अंदर में हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन क्या आपका r, क्या कोई दिक्कत, ये जो h अपॉन r मच लेस देन 1 है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, माने ऑर्बिटल स्पीड जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट gm अपॉन r, क्या कोई दिक्कत। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि नियर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट लाइक ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट का कितना होगा, तो अंडर रूट gm अपॉन r होगा, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर, फटाफट नोट कर, जल्दी से जल्दी कर। नेक्स्ट, अब सुनना, इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जान लो, जब इतना जान गए तो। इसमें कभी कभी रिजल्ट ना डेंसिटी के फॉर्म में दे देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नीट और जेईई में जैसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब कहोगे वो क्या सर, तो बच्चा इसमें जैसे ऑर्बिटल स्पीड हमारा आया नियर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है ना, नियर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हमारा ऑर्बिटल स्पीड आया जो कि आया है आपका अंडर रूट लाइक gm डिवाइडेड बाय क्या आपका r। हाँ, अब एक चीज और, हालांकि कोई डाटा याद करने का नहीं है, इसमें क्या है कि लाइक चाहो तो आप जो है अर्थ के लिए निकाल सकते हो ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट का जो कि नियर द अर्थ सरफेस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान रखना कि अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होता है लाइक उस अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होगा उस सैटेलाइट के लिए जो कि नियर द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, ध्यान रखना वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 होता है। यहां पे मास ऑफ द अर्थ चाहो तो पुट कर सकते हो, यहां पे रेडियस ऑफ द अर्थ चाहो तो पुट कर सकते हो 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां पे चाहो तो जी का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वैल्यू सारा जब पुट कर दोगे तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और वो आएगा 8 किलोमीटर क्या आपका पर सेकेंड, ठीक है ना, अर्थ के लिए। ध्यान रखना इस चीज को, तो अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बेसिक डाटा है, याद ही रखना चाहिए इसको, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड ध्यान रखना अर्थ के सरफेस के नजदीक जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसके लिए। अब सुनना, अब इसमें कभी कभी क्या है ना कि ऑर्बिटल स्पीड में क्या है कि ठीक है चलो नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हमारा अंडर रूट gm बाई r आ गया, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट लिख देते हैं आपका g के जगह g छोड़ देते हैं और इंटू m क्या है प्लैनेट का मास। अगर ऑब्वियस सी बात है प्लैनेट को हम और लाइक अप्रोक्सीमेटली कि स्फेरिकल फॉर्म में ही मान के चल रहे हैं, कि स्फीयर ही मान के चल रहे हैं, तो हम मास के जगह पे लाइक लिख सकते हैं वॉल्यूम,
दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहां से। और इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह लिख देते हैं क्या आपका रो। रो हो गया डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका आर। चाहो तो इस आर से एक यहां कैंसिल कर लो, मींस ऑर्बिटल स्पीड जो आपका है नियर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, ये आपका आ जाएगा √4/3, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा जी, और यहां हो जाएगा रो इंटू क्या आपका आर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट का प्लैनेट के सरफेस के नजदीक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड द रेडियस ऑफ द क्या आपका प्लैनेट। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो। बढ़ू आगे, √4/3 पाई जी रो इंटू आर स्क्वायर। चलो देखोगे ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। कह देगा कि एक ऐसा प्लैनेट है, ठीक है ना, जिसका जो रेडियस है वो अर्थ का डबल है, ठीक है, अर्थ का डबल है, और जो डेंसिटी है वो अर्थ का 4 गुना है, ठीक है। बोलेगा कि बताओ दोनों प्लैनेट्स के लिए ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो क्या होगा। मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा कह देगा कि कोई ऐसा न्यूली इन्वेंटेड प्लैनेट है, न्यूली इन्वेंटेड प्लैनेट, ठीक है, जिसका रेडियस जो है आर और जिसका डेंसिटी जो है रो, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये एक न्यूली इन्वेंटेड प्लैनेट है, इसका रेडियस आर डैश और डेंसिटी रो डैश। कह देगा क्वेश्चन में कि अगर ये आर डैश इक्वल है 2 × RE के, RE का मतलब समझ रहा है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। बोल देगा कि जो रो डैश है, दैट इज जो डेंसिटी है इस प्लैनेट का, वो अर्थ के डेंसिटी का 4 गुना है। माने ये कह देगा कि 4 टाइम्स, बोल देगा कि रो ई है दिस, ये दे देगा क्वेश्चन में। बोलेगा कि दोनों पे, अर्थ पे जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड होगा, मतलब नियर द सरफेस, और नियर द सरफेस इस न्यूली इन्वेंटेड प्लैनेट के सरफेस के नजदीक उस सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होगा, दोनों का रेशियो बता दो कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर मान लो कि इसके नजदीक ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग मान लेते हैं VO, तो जैसा कि रिजल्ट ही मैंने ही बता दिया है VO, तो V ऑर्बिटल जो आपके पास आया है √4/3 पाई जी रो इंटू आर स्क्वायर, उसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाकी बचा क्या, रो इंटू आर स्क्वायर। माने क्या हम लिख सकते हैं, V ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो यार, ये हो जाएगा R, तो रूट से हो जाएगा बाहर, और यहां बच जाएगा √, क्या आपका रो। क्या कोई दिक्कत? अब आपसे देखना क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रेशियो ऑर्बिटल स्पीड का। तो मैंने कहा कि जो ऑर्बिटल स्पीड है मान लेते हैं VO, न्यूली इन्वेंटेड प्लैनेट के ऊपर, ठीक है, और अर्थ के लिए अगर बात करें तो मान लेते हैं VOE, क्या कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, अगर बात करें तो इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहां पे हो जाएगा R डैश, जो कि ऐसा दिया हुआ है, और इनटू अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा √, रो के जगह कर देते हैं रो डैश, डिवाइडेड बाय, अब आते हैं अर्थ के लिए तो ये हो जाएगा RE, अब आते हैं अर्थ के लिए तो ये हो जाएगा √, क्या आपका रो। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, इज इक्वल टू, चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, R डैश बराबर कितना है बच्चा, 2RE, तो जब R डैश की जगह 2RE पुट करोगे तो RE खत्म हो गया, यहां बचा आपका 2। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से रो डैश, तो रो डैश इज इक्वल टू कितना है, 4 रो ई। जब वैल्यू पुट करोगे यहां पे तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, और रूट रो ई से रूट रो ई खत्म हो जाएगा, माने 2 × 2 मिलके क्या हो जाएगा आपका 4। माने ऑर्बिटल स्पीड का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:, क्या आपका 1 आंसर। क्या कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चूंकि स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए हम बस बोल रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे आप प्रीवियस डेट से जाके, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखोगे ध्यान से, नेक्स्ट चलो बढ़े आगे, ध्यान देना। तो इस तरह से आप काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखना, इसमें जो है एकदम दिमाग में रखना इस चीज को, यहां से एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चूंकि ये सब तो बताया हुआ है, जैसे और जो ऑर्बिटल स्पीड हमारा है V ऑर्बिटल, वो आया है स्क्वायर रूट ऑफ किसके, आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। कभी कभी कह देगा ना
कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट में हम 0.1% का चेंज ला दिए, बढ़ा दिए, घटा दिए, बोलेगा ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मास को सेम रखेगा, कहेगा कि प्लेनेट का मास वही है, लेकिन जो ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको 5% बढ़ा दिए या फिर 5% घटा दिए, तो बताओ कि ऑर्बिट जो स्पीड होगा, ऑर्बिटल स्पीड, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा कि इसको ऐसे लिखते हैं dVO और अपॉन VO, ठीक है ना, परसेंटेज में। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, लेकिन ये स्मॉल टर्म के लिए है, ये 10% के लिए वैलिड है। क्वेश्चन भी 10% के अंदर ही पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। इसको बोलते हैं स्मॉल परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, √r, 1/√r है बच्चा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो r पे पावर हो जाएगा -½ बस यहां मल्टीप्लाई कर देना -½ और इनटू यहां हो जाएगा dr अपॉन क्या आपका r, और वो भी परसेंटेज में। तो याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। इस टर्म को क्या पढ़ते हैं ये सुनना, स्मॉल परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू -½ और इनटू dr अपॉन r, -½ इंटू dr अपॉन r, इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू -½ और इनटू आपका dr अपॉन r, और ये भी किस में होगा आपका परसेंटेज में। बस -½ से मल्टीप्लाई कर देना। dr अपॉन r क्या इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल परसेंटेज चेंज इन द रेडियस ऑफ द क्या आपका ऑर्बिट। क्या कोई दिक्कत, जैसे देखो ना जी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि एक सैटेलाइट है और किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है किसी गिवन ऑर्बिट में, ठीक है ना, किसी गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बोल देगा कि अगर ऑर्बिट का जो रेडियस है, अगर उसको 4% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 4%, तो बोलेगा कि बताइए कि ऑर्बिटल स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो पहला तो यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस लगने का मतलब ही है कि सेंस ऑलवेज अपोजिट होगा। माने अगर ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑर्बिटल स्पीड घटेगा, अगर ऑर्बिट का रेडियस घटेगा तो जो ऑर्बिटल स्पीड है वो आपका बढ़ जाएगा। तो मैंने यहां क्या बोला, 4% बढ़ा दिया, तो जब 4% बढ़ा दिया माने dr अपॉन r जो है वो 4 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहां 4 पुट कर दो, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, -2%। इसका मतलब ऑर्बिटल स्पीड 2% क्या होगा आपका कम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करिए, सब क्वेश्चन आया हुआ है। कितना करे यार तुम लोग के लिए, बस काम करो अच्छे से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान देना, इसी में कभी कभी क्या है ना कि आपसे ओमेगा पूछ देगा, ठीक है ना, एंगुलर स्पीड, जिस एंगुलर स्पीड के साथ जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेने के लिए। तो कुछ नहीं करना है भाई, सीधा यूज कर लेंगे रिजल्ट, ओमेगा इज इक्वल टू v ऑर्बिटल अपॉन क्या आपका r। क्या कोई दिक्कत, ओमेगा इज इक्वल टू v ऑर्बिटल अपॉन r, इतना याद रखना नहीं भाई, सिर्फ ऑर्बिटल स्पीड याद रखना, वहां से सब कुछ याद रहेगा तुम्हें। माने ओमेगा इज इक्वल टू v ऑर्बिटल अपॉन क्या आपका r। अब चाहो तो ओमेगा इज इक्वल टू यहां से अपना बैठे करते रहो, v ऑर्बिटल पता ही है, कितना पता है, √ बोलो यार gm अपॉन क्या आपका r, और नीचे में क्या हो जाएगा r। अब चाहो तो यहां से इसको r² बना के रूट के अंदर खींच लो, तो जब रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर बन के तो ये हो जाएगा √gm डिवाइडेड बाय क्या आपका r³। क्या कोई दिक्कत, ये हो गया एंगुलर स्पीड, जिस एंगुलर स्पीड के साथ प्लैनेट जो है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। अभी देखना, अगर बात करें ये r जो है वो स्क्वायर बन के रूट के अंदर गया, तो जब रूट के अंदर गया तो r² इंटू r मिलकर कितना होता है r³, ठीक है ना। तो √gm/r³, ये ओमेगा का वैल्यू है। क्या कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो बाकी इसमें अपना काम करते रहना। देखो ये याद रखने का नहीं है, ठीक है ना, ये तो अपने आप हो जाएगा यार। अगर तुमको ऑर्बिटल स्पीड मालूम है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे ना रिजल्ट, v बराबर r ओमेगा, तो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू r ओमेगा, वहां से निकाल लो ओमेगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसके बाद जो तुमको याद रखना है वो है टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि ये सैटेलाइट को इस प्लैनेट के अबाउट एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इस सैटेलाइट को इस प्लैनेट के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। कहोगे सर कैसे सोचेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, टाइम ही तो निकालना है भाई। जब टाइम निकालना है तो सीधा, चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सीधा टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। तो एक कंप्लीट चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा,
2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड की जगह हो जाएगा v ऑर्बिटल। ध्यान देना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन क्या आपका v ऑर्बिटल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई आर, छोड़ दो एज इट इज, अपॉन v ऑर्बिटल। तो v ऑर्बिटल हमें मालूम है, कितना मालूम बच्चा, अंडर रूट जी एम बाई आर। कहोगे सर ये सब याद रखना है क्या, पॉसिबल है जी, हमसे तो याद ही नहीं, तो तुमसे कैसे याद हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना ही नहीं है, कभी नहीं याद रखना है, इससे रिलेटेड क्या याद रखना है वो समझो, ठीक है। अब देखो जैसे ये रूट आर है, ठीक है ना, मैंने कहा कि ऊपर में एक आर अवेलेबल है और नीचे में रूट आर है, ये रूट आर जाके आर से मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू आर पे पावर हाफ हो जाएगा। जब r इंटू आर पे पावर हाफ करोगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, माने 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ना हमको 2 पाई से कोई कंसर्न है, ना हमको g से कंसर्न है, ना m से कंसर्न है, ये सब गिवन टर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, क्या कोई दिक्कत। अब ऐसा थोड़ी है कि सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अब प्लैनेट का मास चेंज हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, प्लैनेट का मास जो है वही रहेगा, चक्कर लगाते रहे, ठीक है, सैटेलाइट मास वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि मास से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा कि 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी अपॉन आर, अगर इसमें देखा जाए तो बच्चा ये रूट आर ऊपर गया जैसा कि मैंने बताया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2, क्या कोई दिक्कत, चाहे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यही आगे जाकर के केपलर्स का थर्ड लॉ बन जाएगा, ठीक है ना, यही इसी फॉर्मेट में केपलर्स का थर्ड लॉ बन जाएगा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के, क्योंकि केपलर्स लॉ में क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, तो अभी हम सर्कुलर पाथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है किसी भी सैटेलाइट का किसी प्लैनेट के अबाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसके रेडियस के क्यूब के, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर, जल्दी कर, नोट कर, जल्दी कर। देखो इधर, अब सुनना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनो, मैंने कहा कि टी स्क्वायर, अब यहां एक जबरदस्त चीज तुमको हम बता रहे हैं, मतलब जबरदस्त चीज बता रहे हैं, ठीक है, देखना वो जबरदस्त चीज क्या है। लाइक ठीक है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जिसको आपको याद रखना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है ये सुनना, बोल देगा कि एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट के चारों तरफ आर रेडियस में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और एक दूसरा सैटेलाइट है जो उसी प्लैनेट के अबाउट 2r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो बताओ क्या होगा, नहीं समझा, नहीं निकाल लेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहां जल्दी बताओ, t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका r2 का क्यूब। समझ में आ रहा है। अब r1 और r2 अगर आपको मालूम हो तो क्या आप टाइम पीरियड का रेशियो निकाल सकते हैं, बहुत प्यार से निकल जाएगा, तो ये निकाल लेना, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार आए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब सुनोगे, नेक्स्ट ध्यान देना, इसमें जो तुमको हम बताना चाह रहे हैं, जो कि जेई मेन में खास करके क्वेश्चन ऐसा आया है और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जेई मेन का ये फेवरेबल सेगमेंट है, यहां से गजब क्वेश्चन पूछा, 2 बार क्वेश्चन आया इससे, कहोगे सर क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपका आया ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 3/2, अरे टी स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों आया जी, जब टी निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड होगा जाकर के, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर पे पावर 3/2 के। कहोगे क्या है सर इसमें, तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में दे देगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर n के। बात समझ में आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर किसके, आपका n के।
अब कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो हमको पहले से पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसमें सर आप क्या बता रहे हैं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि F ग्रेविटेशनल बराबर होता है Gm1m2/r²। तो यहाँ n कैसे हो गया सर, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि लाइक r² होता है। यहाँ हाइपोथेटिकली अज्यूम किया गया है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r⁻m के, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सवाल तुमसे पूछ देगा कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और रेडियस के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बीच में रिलेशन निकालो। तो याद रखना इसको, चाहो तो निकाल भी सकते हो, टाइम टेकिंग होगा, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। सीधा याद रखना कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस केस में r⁻n+1/2 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए r⁻m के, तो जो टाइम पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r⁻n+1/2 के। क्या कोई दिक्कत, अब यहां कुछ भी पावर दिया रहे एक लाइन में आंसर लिख दोगे, ठीक है, बाकी लोग इसको निकालेगा तुम आंसर लिखोगे, ठीक है। अब देखना कैसे, देख लो, जस्टिफाई कर देते हैं। नॉर्मली अगर यहां देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट और सैटेलाइट्स के बीच में कितना होगा, Gm लिखे हैं ना जी, Gm × M/r²। माने ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, r² के। माने यहां पे n के जगह चाहे तो हम लोग 2 पुट कर सकते हैं। अब जैसे ही n के जगह 2 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर, बोलो 2 + 1/2 माने कितना, 3/2। तो ये r⁻³ आ गया। चाहो तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो मैं स्क्वायर करोगे तो t² यहां हो जाएगा r³ माने t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ध्यान रखना इस चीज को, r⁻n में n के जगह कभी दे देगा 5, कभी दे देगा 6, कभी दे देगा 3, कभी दे देगा 4, तो जो भी वैल्यू दिया रहे दम से उड़ा देना क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चल। अब देखना बच्चों, आगे बढ़ता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत प्यार से जो है वो काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें जब हम इतना जान गए, ठीक है, तो डेफिनेटली इस सैटेलाइट के पास 3 चीजें होंगी, ठीक है ना। पहला तो जब सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रहा है तो इस सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। चूंकि सैटेलाइट का इस प्लैनेट के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो टोटल एनर्जी भी होगा। तो एनर्जी डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। देखोगे ये जो सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस प्लैनेट के चारों तरफ, पहले इसका हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, तो हम कहेंगे ½ m और v ऑर्बिटल का स्क्वायर होगा। v ऑर्बिटल कितना निकाले थे, √Gm क्या आपका r, वैल्यू पुट कर दोगे, स्क्वायर करोगे, रूट खत्म, माने ये आ जाएगा, बोलो यार, Gm × M और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पहला नंबर, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट। इस सैटेलाइट का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है इस प्लैनेट के साथ, तभी ये सैटेलाइट जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रहा है। इकलौता फोर्स जो इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में घुमा रहा है वो है उस प्लैनेट के द्वारा उस सैटेलाइट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कोई दिक्कत, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UG इज इक्वल टू, जानते हैं, बताए हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है एक्सेप्ट एट लार्ज सेपरेशन, बिकॉज लार्ज सेपरेशन पे हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं 0। क्या कोई दिक्कत, अब ध्यान देना, मैंने कहा UG इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ G M1 M2, तो M की जगह हो जाएगा स्मॉल m, M2 की जगह हो जाएगा कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है r। क्या कोई दिक्कत, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहां से हम लोग टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक प्लस क्या आपका पोटेंशियल। जब जोड़ोगे तो ये माइनस में है 1 और ये प्लस में है आधा, माइनस में से आधा गया तो डेफिनेटली माइनस आधा बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा -Gm × M डिवाइडेड बाई 2r।
क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव है जो ये बता रहा है कि जो सैटेलाइट है वो उस प्लैनेट से बाउंडेड है। याद रखना, किसी भी सिस्टम का अगर टोटल एनर्जी निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है कि उस सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स या बॉडीज होते हैं वो बाउंडेड होते हैं उस सिस्टम से, ठीक है, उस सिस्टम से बाउंडेड होते हैं, उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का एनर्जी निकाल लेना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का आप एनर्जी निकाल के देखो, टोटल एनर्जी निगेटिव आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है। क्या कोई दिक्कत? तो जहां भी बाउंडेड सिस्टम होता है वहां का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जो सैटेलाइट है उस प्लैनेट से क्या है, आपका बाउंडेड है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनोगे, रिलेशन पूछता है भाई, रिलेशन पूछता है, रिलेशन पूछेगा ना कि काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देखोगे ध्यान से। अब देखना, और एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे यहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक यहां से कोई क्वेश्चन अब छूटेगा तुम लोगों का, सुनोगे ध्यान से। अब रिलेशन देखना, काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मॉड के बराबर होगा, नहीं होगा? अरे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की मॉड के बराबर होगा। मॉड जैसी लगाएंगे नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दो चीज है, ध्यान रखना, दो रिजल्ट ऐसे याद रख सकते हो। या तो बोलो कि काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी के है, कहोगे क्या सर इतना क्या करना है, हम लोग ऐसे ना लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ टोटल एनर्जी, नहीं समझा। जैसे ही टोटल एनर्जी के साथ माइनस साइन लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, काइनेटिक एनर्जी चला आएगा। तो ये दोनों रिलेशन वैलिड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, अब रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो ध्यान रखना, अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा, लाइक अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM इंटू M/R है बच्चा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू माइनस UG/2, नहीं समझा, माइनस UG/2 की लिखा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये UG है आपका, जैसे ही माइनस लगाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे में आ जाएगा 2R, वैल्यू आ गया। तो ये सब रिलेशन पूछता है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से रिलेशन निकाल लोगे ना तो आराम से अपना, अगर ये चीज दिमाग में है तो ये रिलेशन भी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरह का, इसमें मेन ग्राफ पूछता है, ग्राफ ध्यान दोगे, क्या ग्राफ होगा ये सुनना। इसको हम लोग एनर्जी डायग्राम ही बोलते हैं, दिस आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और ये हर एक तरह का एनर्जी है, हर एक तरह का एनर्जी है। पहला काइनेटिक एनर्जी देख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, पॉजिटिव होगा माने कुछ ऐसा, दिस, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, के लिख देते हैं, के, कोई दिक्कत। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जरा बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ कौन ज्यादा नेगेटिव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी। कहोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यहां पर डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हाइपरबोला होगा, लेकिन नीचे होगा और उसके ऊपर होगा टोटल एनर्जी। तो ये हो गया के, ये तो क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्ट 4 गो ऑप्शन देकर के, ठीक है ना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये तुम्हारा हो गया लाइक कहां गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, UG या फिर U जो भी कह लो, और ये तुम्हारा हो गया क्या, टोटल एनर्जी। क्या कोई दिक्कत, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। कोई प्रॉब्लम, फटाफट नोट करो, फास्ट, जल्दी करो, जल्दी करो, बढ़िया गए। चलो नेक्स्ट, बस काफी है इतना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ठीक है, तो आप आराम से इस तरह से काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और छोटा सा टर्म इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एक छोटा सा टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चा, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। कहोगे सर ये एस्केप वेलोसिटी क्या है सर, तो मेरी बात सुनना ध्यान से और गौर करना। कह रहे हैं जैसे मान लो कि ये कोई प्लैनेट है जिसका मास है m और रेडियस है दिस, प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस क्या है आपका r। क्वेश्चन पूछ देगा
कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस से, किसी प्लैनेट के सरफेस से लाइक कितना स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए जिससे कि दोबारा उस प्लैनेट पे नहीं आए। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट से क्या हो जाए, आपका बाहर निकल जाए, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका एस्केप वेलोसिटी या फिर एस्केप स्पीड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम? अब सुनना, मैंने कहा कि ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, एकदम सीधा सा बात है कि ये जो लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट के साथ तभी तक बाउंडेड है जब तक कि इसका टोटल एनर्जी निगेटिव है, जब तक कि इसका टोटल एनर्जी क्या है, आपका निगेटिव है, ठीक है। एट द टाइम टोटल एनर्जी बिकम्स ईदर पॉजिटिव और जीरो। अगर टोटल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का इस प्लैनेट के साथ जीरो हो जाए और या फिर पॉजिटिव हो जाए, तो ध्यान रखना ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस प्लैनेट के सरफेस से क्या कर जाएगा, आपका एस्केप कर जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी अगर तुमसे कोई कह दे कि पूछ दे कि भाई एस्केप वेलोसिटी बता क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि किसी भी, इस केस में हम बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट के सरफेस पे दे दिया जाए जिससे कि वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस ना आए। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, एस्केप वेलोसिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे हो सकता है, ये हर एक टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एस्केप वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। माने एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि वो सेंट्रल बॉडी से डिटैच्ड हो जाए, ठीक है ना, माने दोबारा उसके इफेक्ट में ना आए, उसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट लाइक यहां से स्किप कर जाए, दिस, अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट यहां से स्केप कर जाए, दोबारा इसके ग्रेविटी में नहीं आए, तो करना ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी है इस इंटरेक्शन के साथ, उस एनर्जी को जीरो करना होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी अगर बात करें तो दो तरह का एनर्जी, पहले तो कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे तब तो स्केप होगा यार, तो पहला तो होगा काइनेटिक एनर्जी, तो यहां लिखेंगे हाफ mv²। क्या कोई दिक्कत? और उसके बाद दूसरा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का इस प्लैनेट के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ gm इंटू कैपिटल M, बोलो यार, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका कैपिटल R। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही टोटल एनर्जी या तो जीरो हो या तो जीरो से ज्यादा हो, ठीक है ना, मैंने कहा कि जो वेलोसिटी ऑब्टेन्ड हुआ, ध्यान से सुनना, वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को उस प्लैनेट के सरफेस से लाइक बाहर निकाल देगा, दोबारा आने नहीं देगा वहां पे, ठीक है। अगर जीरो करते हैं तब जो वेलोसिटी मिलेगा वो मिनिमम वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चा, जो आप निकालोगे वैल्यू देख सकते हो सॉल्व करके, तो ये आपका आ जाएगा v एस्केप बराबर √2gm/r। कितना आ जाएगा बच्चा? √2gm बाई क्या आपका r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। माने लाइक किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी दे दिया जाए, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो वो दोबारा लौट के उस प्लैनेट पे नहीं जाएगा, वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखना कितना इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस एस्केप वेलोसिटी डिसाइड करता है। नहीं समझा? किसी भी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेजेंस है वो एस्केप वेलोसिटी डिसाइड करता है। जैसे अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर क्यों है? अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर इसलिए है बिकॉज अर्थ के लाइक एटमॉस्फेयर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उनका जो आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस भी आरएमएस याद होगा, √3 kT/m पढ़ाए हैं, या फिर √3 RT/m हीट में, ठीक है। जो आरएमएस वेलोसिटी होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो एस्केप वेलोसिटी से कम होता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होता है अर्थ के केस में। अगर ज्यादा हो जाता तो क्या होता? यहां से जितना भी गैस मॉलिक्यूल है उसका पलायन हो जाता। माने जब गैस मॉलिक्यूल रहेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर कहां से, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि बाकी किसी प्लैनेट पे अगर नहीं है एटमॉस्फेयर, तो रीजन यही है, अगर किसी प्लैनेट पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके पीछे रीजन यही है कि वहां पे जो गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से क्या है आपका ज्यादा है। तो होता क्या है कि वहां आया भी तो वहां से एस्केप करके निकल गया, दोबारा पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो जल्दी करो, फटाफट नोट करो। हो गया? बढ़ो आगे।
तो ये एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया √2gm/r। ध्यान रखना कि अर्थ के केस में जो एस्केप वेलोसिटी होता है अर्थ के सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जैसे ऑर्बिटल स्पीड बताए थे ना अर्थ के लिए, कितना बताए थे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना एस्केप स्पीड जो है लाइक अर्थ के केस में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या कोई दिक्कत? मान उससे ज्यादा रफ्तार से अगर किसी चीज को फेंक दिया जाए तो दोबारा अर्थ पे वापस नहीं लौटेगा। बट उतना स्पीड देना जो है वो मतलब नॉर्मल किसी टेक्निक से तो पॉसिबल नहीं ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना ये जो बात बताया ना आरएमएस वेलोसिटी वाला एस्केप वाला, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सुनो, मैंने कहा कि चलो ठीक है एस्केप स्पीड जान गए, इसमें भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नीट में पूछ दिया है, 2016 में पूछा है क्वेश्चन। ध्यान रखना एस्केप स्पीड भी इसके बराबर √2gm/r, ठीक है ना। माने किसी प्लैनेट के सरफेस पे ये एस्केप स्पीड, ठीक है ना, इतना स्पीड से फेंकेंगे दोबारा नहीं आएगा। अब इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही जो ऑर्बिटल स्पीड में किए थे भाई। कितना हो जाएगा बोलो? 2gm, एम का जगह क्या? मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा बोलो यार 4/3πr³ और इनटू यहां पे हो जाएगा रो और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। यार से r कैंसिल हो गया। माने एस्केप स्पीड, ध्यान रखना एस्केप स्पीड सेम प्लैनेट के लिए, अगर प्लैनेट वही है तो जो एस्केप स्पीड होगा v एस्केप वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √ρ और r हो जाएगा बाहर, माने √ρ/r के। याद रखना इस रिजल्ट को, ठीक है ना। ऑर्बिटल स्पीड के लिए भी यही था और एस्केप स्पीड के लिए भी यही है। ये नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था कि दो तो प्लैनेट है, माने अर्थ से कंपेयर किया था कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ का 2 गुना है, ठीक है ना, और जो डेंसिटी है वो भी अर्थ का 2 गुना है। तो बताइए कि दोनों प्लैनेट्स पे जो एस्केप स्पीड होगा, ठीक है ना, उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है नीट में, तो ध्यान रखना v एस्केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ/r। समझा नहीं समझा? फटाफट नोट कर, फास्ट जल्दी कर। नेक्स्ट बढ़ो आगे, चलो देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट नंबर, तो ये हमारा एस्केप स्पीड से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे बन जाएंगे आपके। ग्रेविटेशनल उधर हमारा सारा कुछ कवर ही है, और वाइटल स्पीड से रिलेटेड जितने भी सवाल हमारे पास होंगे वो भी सारे बन जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया एनर्जी भी सारा क्वेश्चन आप बहुत प्यार से बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम जाओ और फटाफट उड़ाओ सारे क्वेश्चंस को, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, हम दनादन क्वेश्चन बनेगा। चलो अब देखोगे ध्यान से। अब थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है ना, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। एंड देन आफ्टर फाइनली थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में, पार्किंग ऑर्बिट्स के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करें यार, माने बताओ, इतना लंबा सेगमेंट को खत्म करना है इतना जल्दी, मतलब बहुत कुछ है इसमें, जान लो, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितना पढ़ा दिए हैं एक भी क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर का नहीं छूटेगा। और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं, अभी जो एग्जाम आ रहा है नीट और जेईई का उसमें भी फोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन छूटने नहीं है आपको, एकदम बढ़िया से रिवाइज करो इसको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी हम लोग थोड़ा सा सैटेलाइट के लॉन्चिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कहोगे सर ये क्या चीज नया बता रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक मतलब टर्म है, इसको अच्छे समझ लो बढ़िया से, ध्यान देना। देखोगे मैंने कहा कि मान लो कि ये कोई प्लैनेट है, दिस, कोई दिक्कत, ये कोई प्लैनेट है, मास m रेडियस r, ठीक है, दिस, और प्लैनेट के सरफेस से कहीं यहां से मैंने एक सैटेलाइट को लॉन्च करा विथ सम स्पीड दिस, कोई दिक्कत, प्लैनेट के ऊपर किसी हाइट से, ठीक है ना, किसी डिस्टेंस से मैंने सैटेलाइट को जो है लॉन्च कर रहे हैं यहां से, ठीक है। ध्यान रखना, अब बहुत सारा यहां पे कंडीशंस है, बहुत सुनते होगे सैटेलाइट फेल कर गया, वापस अर्थ पे आके गिर गया, सुनते होगे, न्यूज वगैरह सुनने को मिलता होगा, ठीक है ना, कि सैटेलाइट लॉन्च हो गया और थोड़ी देर बाद हो गया फुस, वापस आ गया अर्थ पे, ठीक है। तो ध्यान से, लॉन्चिंग वॉन्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितना स्पीड दिया जाए जिससे कि ऑर्बिट में घूमने लगे, बहुत सारा इसमें कंडीशन है। देखे होंगे वो मूवी आया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना, मिशन मंगल, ठीक है ना, उसमें देखो ना वो जो एक्ट्रेस होती है विद्या बालन अपने बेटा को घुमा घुमा के दिखाती है, ये ठीक है। तो ये सब
मतलब कैलकुलेट करना होता है कितना स्पीड से फेंका जाए जिससे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए, और नहीं तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे कितना स्पीड होना चाहिए, एग्जैक्ट उतना स्पीड, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो कहानी खत्म। तो सोच लो कितना साइंटिस्ट लोगों को कितना पेशेंसली काम करना होता है, कितना मॉनिटरिंग होता है। और तुम लोगों क्या पढ़ रहे हो, जाके एग्जाम निकालोगे और फिर बैठ करके अपना चलो देखोगे तो ध्यान से। नेक्स्ट अब सुनो, मैंने कहा कि यहां सिचुएशन क्या है, अगर इस सैटेलाइट को एग्जैक्टली ऑर्बिटल स्पीड दिया जाए, ऑर्बिटल स्पीड कितना, अंडर रूट बोलो यार gm/r, r हो गया डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ द प्लैनेट से लेकर के उस सैटेलाइट तक का, जो कि कैपिटल R+H के बराबर हुआ करता था भाई। जैसे ही इसको ऑर्बिटल स्पीड दोगे, ये जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ध्यान देना, अगर इसको ऑर्बिटल स्पीड दे दिया जाए तो ये सैटेलाइट इस प्लैनेट के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये तब जब इसको जो स्पीड मिला हो वो कौन सा स्पीड हो बच्चा, ऑर्बिटल स्पीड, v ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखना, अगर ऐसा कर दिया जाए कि इसको जो स्पीड दिया गया है वो ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो लेकिन एस्केप स्पीड से कम हो, नहीं समझा, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप स्पीड से कम। जैसे अर्थ के केस में क्या है, ऑर्बिटल स्पीड कितना 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप स्पीड कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोनों के बीच में अगर कोई स्पीड दे दिया जाए तो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, जहां पे सन जो होगा किसी एक फोकाई के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लैनेट घूमना शुरू कर देगा एक एलिप्टिकल पाथ में कुछ इस तरह से, और सन कहां पे चला आएगा, किसी एक फोकाई के ऊपर। एलिप्स में 2 फोकस होता है, एक यहां होगा एक यहां होगा, तो जो नियरेस्ट फोकाई होगा वहां पे हो जाएगा प्लैनेट, और सैटेलाइट उसी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ध्यान देना, लेकिन ये कब होगा बच्चा, ये तब होगा जब इसका स्पीड जो है v ग्रेटर देन हो, नहीं बोल रहा है vo, और लेस देन क्या हो आपका ve, माने ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड के बीच में दे दो स्पीड। ठीक है ना, सैटेलाइट को, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत। अब देखना तीसरा केस, कहोगे सर अगर एस्केप स्पीड दे देंगे तो क्या होगा सर, तो ध्यान देना, अगर एस्केप स्पीड से फेंक दिए तो ये तो तय है कि वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पाथ बनाता है ये पाथ एक पैराबोला होता है। कैसा पाथ बनेगा, पैराबोला, ये होगा एलिप्स, ये होगा पैराबोला। ध्यान देना, इस केस में इसके पास, मैंने कहा सैटेलाइट के पास जो स्पीड होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए किसके, आपका एस्केप स्पीड के। ये कभी भी, क्योंकि ओपन कर्व है भाई, ओपन कर्व तो खुल गया, पैराबोला कैसा कर्व होता है, ओपन कर्व होता है, एलिप्स एक क्लोज कर्व है तभी तो ये लाइक चक्कर लगा रहा है, सर्कल एक क्लोज कर्व है तभी तो चक्कर लगा रहा है। जब पैराबोला खुल गया ये, ठीक है ना, तो दोबारा आएगा ही नहीं, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, एस्केप स्पीड देंगे तो पैराबोला। अब कहोगे सर और भी कुछ बच गया क्या, तो एस्केप स्पीड से भी ज्यादा स्पीड दे देते हैं, नहीं समझा। अरे एस्केप स्पीड तो मिनिमम स्पीड ना है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, उससे ज्यादा भी तो स्पीड दिया जा सकता है। उससे अगर ज्यादा स्पीड दे दिया जाए तब भी अर्थ के ग्रेविटेशनल, अरे याद करो ना, वही तो था जो इस मूवी में कि कितना स्पीड से फेंक दिया जाए जिससे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, फिर कुछ स्पीड अटेन कर ले, उसी पे तो लोग माथा पच्ची करता है इतना साल तक। तो एग्जैक्टली यहां सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि एस्केप स्पीड देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस नहीं आएगा, स्किप कर जाएगा, लेकिन पाथ होगा पैराबोला। अब ऐसा हो जाए कि स्केप स्पीड से भी ज्यादा दे दें तो ध्यान रखना, इस केस में अगेन वो कभी वापस नहीं लौटेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेकिन ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोला होगा। ध्यान रखना, हाइपरबोला एक ऐसा और एक ऐसा ही, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो ग्राफ, जो पाथ उसका होगा वो आपका होगा हाइपरबोला। ठीक है, ध्यान रखना, ये तब जब v का वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो, आपका ve से। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट के लॉन्चिंग के लिए सारे केसेस हैं, एक में बता दिया मैंने, अगर ऑर्बिटल स्पीड देंगे सर्कुलर पाथ, अगर ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप से कम, कैसा पाथ बोलो यार, एलिप्टिकल पाथ, और जो प्लैनेट होगा किसी एक फोकस के ऊपर होगा। तीसरा, अगर एग्जैक्ट एस्केप स्पीड दे देते हैं तो पाथ कैसा होगा सैटेलाइट का, पैराबोला, दोबारा वापस नहीं आएगा। चौथा, अगर स्केप स्पीड ज्यादा दे दिया जाए तब भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस नहीं आएगा, लेकिन पाथ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। क्या कोई दिक्कत, अब कितना लोग के दिमाग में चल रहा है पता है क्या, हम बोलते हैं
कहेगा सर ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा में तो 4 केस बता दिए आप, ऑर्बिटल स्पीड देंगे तो सर्कल, उससे ज्यादा और एस्केप से कम तो एलिप्स, एग्जैक्ट एस्केप तो पैराबोला, और एस्केप से ज्यादा तो हाइपरबोला। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्केप से ऑर्बिटल से कम स्पीड दे दे, ऑर्बिटल स्पीड से भी कम स्पीड दे दिया जाए। तो ये वही होता है जो न्यूज में सुनते होगे, फुस जो वापस सैटेलाइट चला आता है, तो वही तो होता है कि जो स्पीड दिया गया ऑर्बिटल स्पीड से कम हो। माने अगर इस सैटेलाइट को जो स्पीड दे दिया गया है, अगर ये ऑर्बिटल स्पीड से कम हो जाए तो ये फुस होकर के वापस अर्थ पे चला आएगा, जाकर के अर्थ पे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, अगर सैटेलाइट को जो स्पीड दिया गया है, अगर वो ऑर्बिटल स्पीड से कम हो गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको क्या करेगा, खींच लेगा वापस, कहेगा बेटा तुम उसके लायक नहीं हो, वापस आ जाओ। ठीक है, तो वापस इसको बुला लेगा, ये सैटेलाइट जो है निस्तो नाबूद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सरकारी पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा। ठीक है ना, बस तबाही है। तो बेटा इसके बारे में मत सोचना, देख लो, इसको हम सबसे लास्ट में बताए हैं क्योंकि डिस्ट्रक्टिव चीज था, इसीलिए सबसे लास्ट में बताए हैं। माने इसका कोई ऑप्शन ही नहीं रखना है, 4 ही ऑप्शन रखो, ये सारा काम का है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कि ऑर्बिटल स्पीड से अगर कम देंगे तो सैटेलाइट फुस हो जाएगा और वापस प्लेनेट पे आकर के फॉल कर जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फास्ट। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे लॉन्चिंग पैटर्न्स के बारे में हमने बात करा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना जो जानिएगा तो थोड़ा सा एक और टर्म जानते हैं। एक छोटा सा टर्म यूज करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है ना, ये जियो वाला जियो नहीं है, अंबानी वाला जियो नहीं है, दूसरा जियो GEO है, वो है JIO। ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, GEO, तब स्टेशनरी या फिर सैटेलाइट। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है नीट और जेईई में, माने थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछता है। क्या होता है सुनोगे ध्यान से। जैसे मान लो लाइक हम अर्थ का ही बात करते हैं। मैंने कहा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सुनना ध्यान से, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मैंने कहा, अच्छा ये भी पता होगा कि इसको हम लोग दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, दिस इक्वेटर, दिस इज द पोलर लाइन, दिस। मैंने कहा कि एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लाइक उस सैटेलाइट को बोलते हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को बोलते हैं जो कि लाइक अर्थ के ऊपर बैठे किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्टैटिक रहे। माने अर्थ पे बैठ के कोई ऑब्जर्वर जब उसको देखे तो सैटेलाइट उसको क्या नजर आए, स्टैटिक नजर आए। ठीक है, कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है ना, माने सोचो ना यार, हम तुम्हारे रेस्पेक्ट में स्टैटिक कब होंगे, जब जितना स्पीड से तुम भाग रहे हो उतना ही स्पीड से हम भागना शुरू कर दें। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में तुम भाग रहे हो उसी डायरेक्शन में हम भागना शुरू कर दें। माने अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी, तो मैंने कहा कि उस केस में भी रिलेटिव जीरो हो जाता है और पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को बोलते हैं जो कि अर्थ पे बैठे किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्टैटिक होता है। कहोगे सर वो तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि हम लोग को तो पहले से पता है कि अर्थ जो है वो आपका लाइक वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अर्थ का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो है आपका वेस्ट टू क्या, आपका ईस्ट। तो अर्थ जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट सेंस में रोटेट करता है। तो मैंने कहा कि अगर कोई सैटेलाइट सेम सेंस वेस्ट टू ईस्ट सेंस में रोटेट करना स्टार्ट कर दे, वो भी किसी पोजीशन में नहीं, इक्वेटोरियल प्लेन में। ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन में ही पॉसिबल है। इधर ऐसे ऐसे दिस, इस इक्वेटोरियल प्लेन में कोई सैटेलाइट दिस लाइक उसी सेंस में जिस सेंस में अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, अगर रोटेट करना शुरू कर दे तो मैंने कहा तभी जाकर के यहां पे रेस्ट वाली बात हो सकती है। ठीक है ना, और वो भी लाइक ध्यान रखना कि इस केस में अगर बात करें तो डेफिनेटली यहां से इसका कुछ हाइट वाइट होगा जिसको हम लोग h बोलते हैं। ठीक है ना, यहां पे जो रेडियस होता है, जो ऑर्बिट का रेडियस होता है, ध्यान रखना, इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है ना,
इसको क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट, माने ये r प्लस h ये दोनों मिलकर के होता है क्या आपका पार्किंग ऑर्बिट ऑफ द क्या आपका लाइक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि टाइम पीरियड बताइए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो जितना देर में अर्थ एक चक्कर लगा लेगा अपने एक्सिस के अबाउट, उतने ही देर में ये भी घूम करके अपने पोजीशन पे चला आएगा। माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 घंटा। याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, 24 घंटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वैसे सैटेलाइट्स को बोलते हैं जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में सेम सेंस में लाइक रोटेट करता है। क्या कोई दिक्कत, जितने डिस्टेंस पे जितने हाइट पर रोटेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या आपका पार्किंग ऑर्बिट। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो, फास्ट जल्दी करो, याद रखना इसको। सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना वेस्ट टू ईस्ट सेंस ऑफ रोटेशन। बढ़े आगे, इसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। हो गया, बात समझ में आ रही है बच्चा, कोई दिक्कत? तो एकदम इन चीजों पे एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम करो इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा कि चलो ये सब तो सही है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको आप लोग को याद भी रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, अब बेसिकली जो चीज रह गया यहाँ पे, एक चीज जिसपे हम लोग का डिस्कशन रह गया है उसका नाम है केपलर्स लॉ। किस पे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग बच्चों, केपलर्स लॉ। क्या लगता है केपलर्स लॉ क्या होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। देखोगे बच्चा, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, केपलर्स के लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब कितने को लग रहा होगा सर क्या है सर ये केपलर्स लॉ, तो सुनना ध्यान से, केपलर्स लॉ क्या है बच्चा। केपलर्स ने प्लैनेटरी सिस्टम के लिए 3 लॉ दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में लाइक जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके मोशंस के बारे में लाइक केपलर्स ने अपना लॉ दिया, 3 लॉ। केपलर्स का जो पहला लॉ था, पहला लॉ जो था केपलर्स का वो ये था कि इस प्लैनेटरी सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के अबाउट एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सन के अबाउट किस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। और सन जो है किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है। ठीक है, किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है, ध्यान रखना। इसका मतलब पहला लॉ कि जितने भी प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, वो आपका एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ये हमारा प्लैनेट दिस, और सन जो है वो किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है, दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट। और ये आपका इस तरह से ध्यान देना, सन किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है और प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्या कोई दिक्कत, ये था पहला लॉ। अब सुनना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना, 2 तरह का डिस्टेंस, ध्यान देना। जब ये प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते एक ऐसा टाइम होगा जब ये सन के सबसे नजदीक होगा, दिस सन के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, जिस समय ऐसा होगा मिनिमम डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पेरिहिलियन डिस्टेंस या फिर पेरिजी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, पेरिहिलियन या फिर पेरिजी। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है किसी भी प्लैनेट का सन से। चक्कर लगाते 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 ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब सन से प्लैनेट एकदम दूर होगा, सबसे दूर, R2। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एफिलियन। क्या बोलते हैं, एफिलियन या फिर एफोलियन, या फिर इसको हम लोग एपोजी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, एपोजी या फिर एफिलियन। अब सुनो, मैंने कहा कि ध्यान से सुनना बच्चा। ऑब्वियस है R1 जो है वो आपका पेरिजी है, लाइक R2 जो है एपोजी है, या फिर पेरिहिलियन या एफिलियन, जो भी नाम दे सकते हो अपना, जानते हो उसको यूज करो। ठीक है, अब सुनना, मैंने कहा कि यहां पे एक चीज ध्यान रहे कि ये जो R1 और R2 का जो सम होगा, दिस R1 प्लस R2
ये इक्वल होगा 2a के। किसके इक्वल होगा? 2a के। कहोगे सर a क्या है सर? a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, माने एलिप्स के सेंटर से ये डिस्टेंस, ये है a। अगर ये a तो इधर से ये a मिलके हो गया 2a। a को क्या पढ़ते हैं बच्चा? सेमी मेजर एक्सिस, ये वाला। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को, ये पहला नंबर है पॉइंट आपका लाइक केपलर्स लॉ के लिए, ठीक है। चलो अब देखोगे सेकेंड नंबर। सेकेंड और थर्ड लॉ मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बेसिक सा बात बोला था। सेकेंड और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड लॉ से खूब क्वेश्चन पूछा गया है। देखोगे ध्यान से। अब कहोगे सर क्या है सर सेकेंड और थर्ड लॉ? तो बस देखते जाओ, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, 1 मिनट में समझ में आएगा। ध्यान देना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे, कॉन्सेंट्रेट दिस ध्यान देना। मैंने कहा ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग बच्चा एक कह रहे हैं, एक, ठीक है ना। मैंने कहा कि सन जो है वो किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है, मान लो कहीं यहां बैठा हुआ है सन, दिस, और प्लैनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान देना बच्चा, सैटेलाइट वाले केस में जब सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था लाइक ऑर्बिटल स्पीड से, तो वहां पे ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट हुआ करता था, यूनिफॉर्म होता था। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे जो लाइक प्लैनेट का जो स्पीड होगा, जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है एलिप्टिकल पाथ में, वो यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या कर रहा है? चेंज, कहीं ज्यादा कहीं कम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, मैंने कहा कि मान लो प्लैनेट चक्कर लगाते लगाते कहीं यहां पहुंचा, फिर यहां से कुछ देर के बाद कहीं यहां पहुंचा, दिस। तो बच्चा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में डेफिनेटली उसको कुछ टाइम लगा होगा। बोलो यार, यहां से यहां तक आने में डेफिनेटली कुछ टाइम वाइम लगा होगा ना उसको। तो मैंने कहा कि उस टाइम में ये प्लैनेट सन के अबाउट दिस, ये एरिया, ध्यान रखना, सेंटर से नहीं, सन के अबाउट दिस, सन के अबाउट जितना एरिया स्वेप्ट किया होगा, जितना एरिया स्वेप्ट किया होगा, दिस, पहले यहां था अब यहां आया, तो यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, और उतने टाइम में कुछ एरिया भी स्वेप्ट किया होगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से ये प्लैनेट मान लेते हैं घूमते घूमते कहीं यहां पहुंचा, और फिर यहां से घूमते घूमते कहीं यहां आया। अगेन मिलाते हैं इसको और इससे, दिस, ये एरिया कंसीडर करेंगे, दिस। क्या कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से। लाइक केपलर्स का सेकेंड लॉ में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है इसके केपलर्स के सेकेंड लॉ में। कहोगे क्या क्या है सर? तो ध्यान देना, केपलर्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्चुअल का सेकेंड लॉ वही है कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो लाइक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। नहीं समझा? माने अगर यहां से यहां तक आने का टाइम t है और यहां से यहां तक आने का टाइम t है, तो दोनों में जो एरिया स्वेप्ट हुआ है सन के अबाउट, वो भी क्या होगा आपका? सेम होगा। माने जितना एरिया इधर स्वेप्ट करेगा उतना ही एरिया इधर स्वेप्ट करेगा। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? यही है केपलर्स का सेकंड लॉ, इक्वल एरिया जो है वो स्वेप्ट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि जो प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है, ध्यान रखना, एरियल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेकेंड लॉ, ध्यान देना। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है स्वेप्ट एरिया, दैट इज ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ध्यान देना, किसी भी गिवन टाइम में प्लैनेट सन के अबाउट जितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो एरिया और डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, एरिया बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। किसका एरियल वेलोसिटी? प्लैनेट का। ए बाई टी, बड़ा ही जबरदस्त चीज, ये जो ए बाई टी है ना, ये इक्वल होता है एल बाई 2m के। कहोगे सर ये एल क्या है सर? तो एल यहां है एंगुलर मोमेंटम, याद रखना।
एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। किसका एंगुलर मोमेंटम है? प्लैनेट का। अब वो भी किसके अबाउट? सन के अबाउट। क्या पढ़ेंगे? फिर से बोलो, एल को पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। क्या कोई दिक्कत? माने एरियल वेलोसिटी का मतलब स्वेप्ट एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, और ये इक्वल होता है L बाई 2m के, जहां L क्या है बच्चा? L है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन। कहोगे सर M क्या है? M है यहां मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट। क्या कोई दिक्कत? अब सुन, यहां इंटरेस्टिंग चीज। कहोगे सर मजा आ गया, L बाई 2m टॉर्क का कॉन्सेप्ट, ध्यान दोगे। प्लैनेट चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं हो, अगर ये प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो उसको एलिप्टिकल पाथ में घुमाने वाला एक ही फोर्स है, और वो है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। सन क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। बेटा आओ मेरे पास, आजा आजा आजा। सन जो है वो प्लैनेट को अपने तरफ खींच रहा होगा। जब यहां था तब भी खींच रहा होगा, जब यहां पहुंचा होगा तब भी खींच रहा होगा, जब यहां होगा तब भी खींच रहा होगा, और जब यहां होगा तब भी खींच रहा होगा। सन प्लैनेट को अपने तरफ खींच रहा होगा। हर एक इंस्टेंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा प्लैनेट पे, वो हमेशा कहां से पास करेगा? सन से पास करेगा। इंपॉर्टेंट बात कि जो फोर्स, जब फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ध्यान रखना, जब फोर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास करता है तो टॉर्क का वैल्यू 0 होता है। ध्यान रखना। माने अगर कोई कह दे कि भैया हमें प्लैनेट पे टॉर्क निकालना है, किसके अबाउट? सन के अबाउट, तो याद रखना टॉर्क जो होगा ऑन प्लैनेट, टॉर्क ऑन प्लैनेट अबाउट किसके? सन के, ये ऑलवेज 0 होता है। क्यों 0 होता समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर? प्लैनेट के ऊपर। कहां से पास कर रहा है? सन से। यही रीजन है टॉर्क क्या होगा? 0। और हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर dl बाई dt। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। माने ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लॉ। ये केपलर्स लॉ का पार्ट है कि किसी भी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट ऑलवेज कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। रीजन क्या है? तो भैया रीजन सिंपल है, टॉर्क जो है प्लैनेट के ऊपर अबाउट द सन क्या होता है? आपका 0 होता है। क्या कोई दिक्कत? अब देख लो, एल कांस्टेंट हो गया, एम तो प्लैनेट का मास है, तो कांस्टेंट है। माने ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। माने प्रूफ हो गया कि जो एरियल वेलोसिटी है a बाई टी, वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ये है मतलब केपलर्स का सब लॉ है जी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। रीजन आपके सामने है। एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? कंजर्व करेगा। किसका? प्लैनेट का। किसके अबाउट? सब लिखो, नोट करके लिख ले भाई, कितना बोलेंगे हम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा किसका? प्लैनेट का। किसके अबाउट? सन के अबाउट। क्या कोई दिक्कत? अब सुन, जब a बाई टी कांस्टेंट हो गया, इससे नीट में क्वेश्चन पूछ दिया 2017 या हमको लगता है 18 में पूछ दिया। a बाई टी कांस्टेंट हो गया, तो जब a बाई टी कांस्टेंट माने a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यही सब क्वेश्चन आ गया। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, चूंकि a बाई टी क्या हो गया? कांस्टेंट, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो एरिया स्वेप्ट करेगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी से तो प्रूफ हुआ ना जी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब क्या? अगर यहां t टाइम लगा, यहां t टाइम लगा, अगर टाइम सेम है तो a दैट इज द एरिया, स्वेप्ट एरिया भी क्या होगा? आपका सेम होगा। ठीक है ना? माने इक्वल टाइम इंटरवल में स्वेप्ट एरिया क्या होता है? आपका इक्वल होता है। का कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो, फास्ट जल्दी करो। अब देखो इसे क्वेश्चन क्या पूछा था, देखोगे बेटाएं, सब नोट करो, सब क्वेश्चन है। यहां a देख लेना, ये स्वेप्ट एरिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था सेकेंड लॉ, बस खत्म है 5 मिनट के अंदर, ग्रेविटेशन खत्म। जाओ और कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलो देखोगे ध्यान से। फाइनली ये था क्वेश्चन, ये आपका सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, दिस सन बैठा है किसी एक फोकस पे, ध्यान देना। प्लैनेट यहां से यहां आया, दिस,
और यहां से यहां तक आने में इसको टाइम दिया हुआ था t1 इज इक्वल टू टी। कितना दिया हुआ था? t1 इज इक्वल टू टी। गौर करना, एरिया का अगर बात करें तो ये जो स्विफ्ट एरिया है ये था ए, कोई दिक्कत? दूसरा ये आपका यहां प्लेनेट आया और फिर यहां, और ये स्विफ्ट एरिया दिस यहां का जो टाइम था यहां से यहां तक के लिए ये आपका टाइम दिया था t2 इज इक्वल टू 40, 4 गुना। तो पूछा था कि बताइए ये जो स्विफ्ट एरिया होगा उसका वैल्यू कितना होगा ए के टर्म में। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां का एरिया तो ये है ही, अपॉन ये एरिया पूछ रहा है तो इसका एरिया मान लेते हैं ए डैश इज इक्वल टू टाइम। यहां का टाइम कितना बच्चा? टी, डिवाइडेड बाय यहां का टाइम दिया हुआ पहले से कितना? 40। तो ये टी से टी उड़ गया, क्या कोई दिक्कत? यहां से ए डैश निकल जाएगा, ये डैश यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स ए। क्या कोई दिक्कत? माने जो एरिया यहां शिफ्ट होगा यहां के एरिया का क्या होगा आपका? 4 गुना होगा। ध्यान रखना, इक्वल एरिया तभी शिफ्ट होगा जब टाइम इक्वल होगा। ऑब्वियस है जब टाइम अलग होगा तो शिफ्ट एरिया भी क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। बताए ना अभी? चलो फटाफट नोट करो फास्ट। नेक्स्ट जल्दी करो जल्दी करो, बस 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे ग्रेविटेशन। जाओ और उड़ा दो सारे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आई होप यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 5 मिनट एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे तुम लोग को। मतलब AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछ दिया है, माने 2 बार मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है यार। बड़ा ही जबरदस्त चीज है, ब्लैक होल के बारे में है। ठीक है ना, तुमको हम स्वेटचाइल्ड रेडियस बताएंगे कि स्वेटचाइल्ड रेडियस एक टर्म है और क्वेश्चन उसमें एम्स में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो बताएंगे, मतलब कहीं तुमको नहीं मिलेगा, वो स्पेशली मैं बताऊंगा तुमको। देखो ध्यान से, अब सुनना, मैंने कहा कि यहां से आगे बढ़ते हैं और ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस दे देंगे बच्चा, ध्यान रखना कि मान लो कि ये तुम्हारा लाइक प्लेनेट है, घूम रहा है कुछ ऐसा, दिस सन के बोट लगा रहा है चक्कर, ये है प्लेनेट। ध्यान देना, ऑब्वियस है जब प्लेनेट यहां होगा तो इसका कुछ स्पीड होगा, इस स्पीड को मान लेते हैं v1। जब ये प्लेनेट चक्कर लगाते लगाते, ध्यान देना, ये तब जब ये लाइक एपोजी पे है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, और फाइनली ये घूमते घूमते पहुंचेगा पेरिजी पे। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, दिस, इसको हम लोग R2 कह रहे हैं, ये वाला R2, दिस। यहां पे भी कुछ स्पीड होगा इसके पास, इसको मान लेते हैं v2, दिस। यहां पे स्पीड v1, यहां स्पीड v2। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, v1 v2 के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा, कुछ करना है क्या? सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा, नहीं करेगा? बताया तो है अभी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन क्या होता है? कंजर्व, माने L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम देख लो प्लैनेट का यहां पे कितना है, यहां हो जाएगा mv1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1। तो ये mv1 r1 हो गया, इज इक्वल टू L फाइनल। L फाइनल क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम हो जाएगा आपका mv2 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r2। क्या कोई दिक्कत? देख सकते हो ये m से m क्या हो गया आपका? कैंसिल। ये पूछ दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 इंटू r2। क्या कोई दिक्कत? देख सकते हो, अगर बात करें तो अपोजिट में चल रहा है, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। क्या कोई दिक्कत? अगर चाहे तो यहाँ v1 v2 का रेशियो भी निकाल सकते हैं, v1 अपॉन v2 क्या होगा, देख सकते हो। इससे क्या पता चलेगा? इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि लाइक v1 अपॉन v2 जो होगा वो r2 अपॉन r1 के इक्वल होगा। देखो ना, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो आप देख सकते हो ये r2 है, ये r1 है। r2 जो है वो r1 से छोटा है, माने जो रेशियो होगा 1 से कम होगा, माने जब उधर भेजेंगे तो v1 लेस देन v2 हो जाएगा। माने ध्यान रखना, यहां पे जो स्पीड होगा
इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। याद रखना, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होता है? सबसे ज्यादा स्पीड वहां होता है जहां पे प्लैनेट सन के सबसे नजदीक होता है। माने पेरिजी पे स्पीड मैक्सिमम होता है। याद रखना, पेरिजी पे स्पीड प्लैनेट का मैक्सिमम होता है और एपोजी पे प्लैनेट का स्पीड मिनिमम होता है। सबसे कम स्पीड यहां और सबसे ज्यादा स्पीड यहां। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, बढ़िया से आगे बढ़ो। नेक्स्ट, केपलर्स का थर्ड लॉ, फाइनल, खत्म। केपलर्स का थर्ड लॉ देखोगे ध्यान से, इससे क्वेश्चंस जनरली मतलब पूछे गए हैं, नो डाउट, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। है क्या, देखोगे ध्यान से। मान लो कोई हमारा दिस, ये बैठा है सन यहां पे और ये है आपका प्लैनेट, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज ए, दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। केपलर्स का थर्ड लॉ, किसी भी प्लैनेट को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। देखो तो रिजल्ट अभी कुछ देर पहले बताए थे। कब बताए थे? अरे सर्कुलर ऑर्बिट वाले में, सैटेलाइट वाले में, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बताए थे। वहां आर क्या था? रेडियस ऑफ ऑर्बिट था। यहां रेडियस नहीं है, ये क्या है? ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस। तो याद रखना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का प्लैनेट का बात कर रहे हैं भाई, दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम का बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपने ही प्लैनेटरी सिस्टम में तो बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। माने मंगल तक जाते जाते तक अमंगल हो गया हम लोग का, ठीक है। तो बाकी तो सोच ही लो। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका? ए क्यूब, माने स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यहां से क्वेश्चन बस पूछ देता है कि दो अलग अलग प्लैनेट दे देगा, दोनों का अलग अलग सेमी मेजर एक्सिस दे देगा और टाइम पीरियड का रेशियो पूछेगा। तो क्या लिख देंगे? T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं बोल रहा है, A1 का क्यूब और अपॉन क्या आपका A2 का क्यूब। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछने वाला है। फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया। चलिए, अब 2 मिनट का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पीएमटी में पूछ दिया है और आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन किसी से बना भी होगा या बनेगा भी, अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। ब्लैक होल्स के बारे में, ठीक है ना। ब्लैक होल्स कहोगे सर क्या है सर ये ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल क्या है सर? तो सुनोगे ध्यान से, ब्लैक होल क्या है। बेसिकली ब्लैक होल क्या है, मतलब ब्लैक होल का मतलब कोई होल वोल नहीं है भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। ब्लैक होल इज नॉट अ होल विच इज ब्लैक, ठीक है, ध्यान रहे। माने ब्लैक, जिस तरह से ब्लैक बॉडी, पर ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि उसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज को। तो ब्लैक होल का मतलब ये नहीं कि, ठीक है ना, मतलब एक तरह का होल है जो ब्लैक होता है। ब्लैक होल का मतलब समझना। मैंने कहा अगर बात करें ब्लैक होल्स के बारे में तो ध्यान रखना, ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है, ठीक है ना, एक ऐसा बॉडी है, माने जो इतना डेंस होता है, जो कि लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना, लाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, सोच लो कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रांग होगा यार, कि लाइट को खींच ले रहा है, लाइट को अपने तरफ खींच ले रहा है, खींच के अपने अंदर समा ले रहा है, ठीक है ना। ब्लैक होल का वो पावर है, सोच लो, ठीक है। माने ध्यान रखना, किसी भी बॉडी को ब्लैक होल होने के लिए करना क्या है, उसका डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाना चाहिए, इतना डेंस बॉडी होना चाहिए, इतना डेंस जिससे कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर लाइट एक बार वहां से पास कर जाए तो उसको ट्रैप कर ले। ध्यान रखना, तो वो ब्लैक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। माने लाइट वहां से फिर पास नहीं करेगा, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लैक होल्स। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक बॉडी AIPMT 2014 जाके देख लेना, ठीक है ना। माने क्वेश्चन पूछ दिया ब्लैक होल से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस चीज को भी। बहुत बढ़िया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्वार्ज़चाइल्ड, ठीक है ना। तो उसने श्वार्ज़चाइल्ड ने एक रिजल्ट दिया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। श्वार्ज़चाइल्ड ने कहा कि भैया किसी बॉडी को अगर आप ब्लैक होल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना,
किसी भी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को अगर आप ब्लैक होल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस होना चाहिए आर, वो लेस देन इक्वल होना चाहिए। जबरदस्त चीज बता रहे हैं, ध्यान देना, 2g अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m। कोई दिक्कत? इस आर को बोलते हैं स्वचाइल्ड रेडियस। बेटा सो इतना बड़ा चीज खोज दिया तो उसका नाम तो पढ़ना चाहिए ना जी। इसको बोलते हैं स्वचाइल्ड रेडियस। ठीक है, मैंने कहा कि अगर किसी बॉडी को किसी ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, ब्लैक होल में, तो स्फेरिकल ब्लैक होल में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा कि उसका जो रेडियस होना चाहिए इस बॉडी का, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी का, वो 2g अपॉन सी स्क्वायर इंटू किसके बराबर, m के बराबर होना चाहिए। जहां g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी स्क्वायर कर दिए हैं, और m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, अगर रेडियस इससे कम या इसके बराबर हो तो कोई बॉडी जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। माने अगर वहां से लाइट को पास कराया जाए, नहीं, सीधा वो लाइट को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा उसका कि वो लाइट को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ये क्वेश्चन एक और पूछ दिया यूपीएमटी में, ये तो पूछा ही पूछा है, इससे पूछ दिया था कि अर्थ का रेडियस कितना बताओ, 6400 किलोमीटर। अगर हम लोग चाहें ना तो अर्थ को भी ब्लैक होल बना सकते हैं। माने किसी बॉडी को हम ब्लैक होल बना सकते हैं, बशर्ते उसको रेडियस को स्क्वीज करना होगा। माने स्क्वीज करके एकदम स्क्वीज कर दो, इतना डेंस कर दो, मतलब उसके अंदर के पार्टिकल्स को इतना क्लोज कर दो, इतना डेंस कर दो कि लाइट अगर एक बार घुस गया तो ट्रैप नहीं हो पाए। क्वेश्चन पूछ दिया था कि अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है, बताओ अर्थ के रेडियस को क्या होना चाहिए। अर्थ का रेडियस पता ना कितना है अभी, 6400 किलोमीटर। माने अर्थ को इस तरह से स्क्वीज कर दो, संतरा के जैसा एकदम स्क्वीज कर दो, इतना डेंस कर दो कि घुस गया लाइट अगर उसके अंदर तो उससे लाइट एस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीएमटी में, इसी रिजल्ट से बनेगा। ठीक है, कहोगे कैसे सर, तो ऐसे सर, R इज इक्वल टू 2g, g है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, पता है ना वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है ना, m के जगह अर्थ का मास पुट कर दो। बोलोगे सर अर्थ का मास तो पता नहीं है सर, बस तो नहीं पता है तो हम बता देते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। कितना है, 6 इंटू 5.8992 होता है तो 6 मान लेते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg यहां पुट कर दो। और c स्क्वायर, तो c क्या हो गया तुम्हारा, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर करके देखो। ठीक है ना, जो वैल्यू पुट करोगे ना, c के जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8, उसका स्क्वायर करो। m के जगह अर्थ का मास कितना, ठीक है ना, अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 20। चलो पुटे कर देते हैं, लो ना यार। ठीक है, देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन पूछा है आईपीएमटी का, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लो। ठीक है, ध्यान देना, 2 की जगह 2 छोड़ देते हैं। g हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस, बोलो चलो 7 ही मान लेते हैं, हालांकि इतना सही नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं 7, और इंटू 10 टू द पावर -11। कोई दिक्कत, -11। ठीक है, इंटू अर्थ का मास बोलो, ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो जी 24, डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो c कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो गया आपका, 16। समझ में आ रहा है? इस 16 से कितनी बार में गया, बोल, 16 से गया ये, 16 4 20 और 4 24, 8 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 8, और यहाँ कितना है, -11, माने यहाँ बचेगा -3। क्या कोई दिक्कत, यहाँ बच गया -3। अब देखिए यहाँ क्या है, ऊपर वाला जो टर्म है ये हो गया 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 कितना हो गया, 12 इंटू 7 84 हो गया, 84 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो गया, 9। माने ऑलमोस्ट इसको 10 मान सकते हैं, नहीं समझा, अरे बोल ना यार, इसको जो है ऑलमोस्ट इतने को 10 मान सकते हैं। देखो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 कितना हो गया, 84, 84 बाई 9, तो ऑलमोस्ट इसको हम लोग 10 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जब 10 हो गया, यहाँ कितना बचा था पहले से, 10 टू द पावर -3 इंटू हो गया 10, तो ये 10 टू द पावर -2 माने 1 सेंटीमीटर। क्योंकि मीटर में आया है, ये आंसर था 1 सेंटीमीटर। किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि क्या पूछ दिया, नहीं समझा। 10 टू द पावर -2 मीटर में है, मीटर में आया होगा, तो 10 टू द पावर
-3 इंटू 10 मीटर, तो ये -3 गया ना जी, तो यहाँ 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है सेंटी, अरे डेसी सेंटी मिली माइक्रो पढ़े हो ना, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। माने सोच लो 6400 किलोमीटर रेडियस का अर्थ है, अगर उसको स्क्वीज करके संतरे के जैसा, पॉसिबल है लेकिन अजम्पशन है, अगर स्क्वीज करके कितना सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का बना दिया जाए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर लाइट उसके अंदर घुस गया तो ट्रैप हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। माने अर्थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एआईपीएमटी का, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर रेडियस बनाना होगा अर्थ का, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके तुम कोई भी बॉडी को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो, 2g/c² × m। क्या कोई दिक्कत? दैट्स इट। जाओ और सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन जहां भी मिले ग्रेविटेशन को उड़ा दो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो, इट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।